आज तुमको सेंटर ऑफ मास का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो एफ एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, वेयर एम क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, एंड एसीएम क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीएम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसका प्रूफ तुम देख लो। सबसे पहले प्रूफ में क्या है, मान लो कि दो पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, मान लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो इस पे ऐसे फोर्स लगा, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इसका पार्टिकल का मास m1 है, इसका m2 है, राइट। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन, ये टू पार्टिकल सिस्टम लेकर चल रहा है, राइट। तो डेफिनेशन होता है, इतना तो जानते ही होंगे सेंटर ऑफ मास का, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, यहाँ से अगर हम बोले, थोड़ा सा दूसरा इंक यूज करते हैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे a1 क्या होगा हमारा, a1 मान लो इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं a1, और इस पार्टिकल a2 बात कर रहे हैं, तो a1 बराबर f बाई एम, राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लिए, प्लस, और a2 क्या हो जाएगा, माइनस f बाई m2 या m1 कर दो, ठीक है। फिर आते हैं अपने उस पे ही, यहाँ पे फर्दर तुम अगर पुट करोगे a1 का वैल्यू, तो a1 क्या कर देंगे, f बाई m1 कर देंगे, राइट। यहाँ पे m2 की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस f बाई m2 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर दिए हैं। तुम देख रहे हो ये न्यूमरेटर ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, तो बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये नेट आ जाएगा 0, यानी कि इंटरनल फोर्सेस के कारण सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इंटरनल फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ACM, कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ से प्रूव होता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंक बदल के तुमको हम एक बताते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज कर लो कि F एक्सटर्नल इज 0, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ये क्या है, dv/cm 0। इससे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, ठीक है। अगर फर्ज करो v इनिशियल अगर 0 है तो v फाइनल भी 0 होगा, कांस्टेंट है तो, यानी कि vcm अगर 0 हो गया तो कह सकते हैं कि xcm कांस्टेंट हो जाएगा। अगर x की बात कर रहे हैं, y में ही अगर ऐसा बात है तो ycm भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। चलो टू पार्टिकल सिस्टम में सेम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो ये m1 है
ये m2, ठीक है। ये इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा हो, ऐसे ग्रेविटी का ही केस ले लो, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे कहीं पे था, इसका इनिशियल पोजीशन इधर लेफ्टवर्ड x1 है, इधर x2 है, ठीक है। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को कहीं से लोकेट कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान के वहां से लोकेट कर रहे हैं, राइट। तो तुम्हारा ऐसे लोकेट कर सकते हैं xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2, ऐसे होता है इन जनरल फार्मूला, ठीक है। बट इन दिस केस हियर xcm को हम लोग क्या ओरिजिन मान के चल रहे हैं, ठीक है। और ये x1 क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट ओवर है, तो नेगेटिव लेके चलेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बेसिकली सेम चीज है, ये फॉर्मूला होता है, हम ओरिजिन मान के सेंटर मास को बना दिए। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, ठीक है। यहां से देख सकते हो कि एक रिमार्क आता है निकल के कि x1 अपॉन x2 इज m2 अपॉन m1, तो सेंटर ऑफ मास, तो देखो इन लोग का डिस्टेंस क्या है, इसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो। x1 इज टू x2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, मतलब जो हेवियर होगा, कहने का मतलब उसके साइड सेंटर ऑफ मास खसक जाएगा। इन केस अगर m1 बराबर अगर m2 होता तो हमारा एक्सियम कहाँ चला जाता, सेंटर में चला जाता, एकदम सेंटर में, ज्योमेट्रिक सेंटर में, अगर m1 m2 बराबर होता, ठीक है। और मान लो अगर m1 हेवियर है m2 से, तो ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब फिर इस पे आते हैं, ये वाला जो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये मान लो डेल्टा x1 लेफ्ट, दूसरा इसके मान लो ये इधर डेल्टा x1 मूव किया, ठीक है, टुवर्ड साइड, तो इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो डेल्टा x2 हुआ, ठीक है। तो नया सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन कर सकते हैं, न्यू एक्सियम इज अगेन ऑन द सेम प्लेस, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है, तो एसीएम 0, वीसीएम कांस्टेंट, इनिशियल वीसीएम इज 0, तो फाइनल वीसीएम भी 0, तो एक्सियम कांस्टेंट, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट लगा अभी जस्ट जो बताया था। तो सेंटर ऑफ मास हमारा वही रहेगा। अब फिर से लिख लो, ये देखो m1 x1 माइनस डेल्टा x1 प्लस इसको माइनस कर दो m2 x2 माइनस डेल्टा x2 अपॉन m1 m2, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, राइट, सही है ना। अब इसको रीअरेंज करो तो क्या आएगा, m1 x1 माइनस डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 x2 माइनस डेल्टा x2, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, तो m1 x1 माइनस m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 डेल्टा x2। m1 x1 m2 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, बस हमारे पास क्या बचेगा, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये m1 डेल्टा x1 से राइटवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, तो m2 को लेफ्टवर्ड डेल्टा x2 से डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा, इस प्रकार, ठीक है। उनके डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर दिया गया सिंपली, राइट।
अगर ये m1 डेल्टा x1 से लेफ्ट राइट वर्ड डिस्प्लेस हो रहा है तो m2 को डेल्टा x2 से लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेस होना पड़ेगा इस तरीके से, m1 डेल्टा x1 बराबर m2 डेल्टा x2। ये डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो सकता है। m1 अगर मान लो यहाँ पे मतलब चार्ज होता, मान लो पॉजिटिव चार्जेज होता, तो ये इधर लेफ्ट लेता डेल्टा x1 से, तो ये राइट वर्ड लेना पड़ता है इसको, ठीक है। ये फंडामेंटल सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। अब इस पे प्रॉब्लम देखो कैसे बनता है। जैसे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, स्मॉल m ये है और ये बड़ा वाला m है, ठीक है। इस पे ये रखा हुआ है, इसको हम रिलीज करेंगे इनिशियली सारे रेस्ट में, ठीक है। और ये सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है बिटवीन m एंड बिगर ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक एंड बिगर ब्लॉक, एंड बिगर ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, सबका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बार में पूछे हुआ। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये वाला ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक जब नीचे आता है तो उस वक्त इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बड़ा वाला ब्लॉक में, ठीक है। तो मान लेंगे कि लेट बिगर ब्लॉक displaces by x leftward, ठीक है। अब देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल, ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इंटरनल फोर्सेज है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, वो अलोंग वाई लग रहा है, अलोंग एक्स कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स इज 0, तो हमारा ये एक्स भी 0 होगा सेंटर ऑफ मास का, VCM बराबर कांस्टेंट हो जाएगा जो कि 0 है, तो हमारा XCM भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लॉक यहाँ पे जब है इस अरेंजमेंट में, और जब यहाँ पे आ जाएगा उस अरेंजमेंट, सेंटर ऑफ मास जो अलोंग एक्स है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में फिर से आते हैं। मान लो कि ये बिगर ब्लॉक लेफ्ट वर्ड की ओर डिस्प्लेस किया बाय एक्स, ठीक है। तो ब्लॉक, ये छोटा वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस कर रहा है राइट वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। देखो स्मॉलर ब्लॉक is displaced by L with respect to bigger block, ठीक है ना, towards right। तुम ध्यान से देखो कि ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है वो x से इधर जा रहा है और छोटा वाला ब्लॉक जा रहा है L से इधर जा रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो L माइनस एक्स होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर ब्लॉक is L minus x with respect to earth towards right, ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, कौन सा वाला, सिंपली लगा देना है बड़ा वाला का एम एक्स, तो छोटा वाले का एम एल माइनस एक्स। ये जो हमारा इक्वेशन आएगा इससे x का रिलेशन निकल जाएगा। देख लो, सॉल्व करना बहुत आसान है। एम एक्स इज इक्वल टू एम एल माइनस एम एक्स, इसको इधर ले जाओ तो m प्लस एम इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एल, सो x इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। ये IIT जी में ऐसा अक्सर पूछा है, राइट। So that's it.